नमस्कार, वेलकम बैक टू द पीसीबी चैनल। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में एसटीआई के पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है क्योंकि पिछले कई सालों से नीट में इनसे एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो शुरू करते हैं। इन्फेक्शंस और डिजीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होते हैं, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल तक, उन्हें हम कलेक्टिवली मतलब सारे डिजीज को हम इकट्ठे 3 नाम से बोल सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनेरल डिजीज और वीडी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और आरटीआई। कुछ नाम दिया हुआ है डिजीजेस का। इन डिजीजेस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप तो है जो डिजीजेस बैक्टीरिया कॉज करते हैं, दूसरा ग्रुप जो डिजीजेस वायरस कॉज करते हैं, और तीसरा जो प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। जितने भी सारे डिजीजेस हैं उनमें से सिर्फ एक है जो प्रोटोजोआ कॉज करते हैं, वो है ट्राइकोमोनियासिस। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि पीटी क्लासेस होते थे स्कूल में, तो प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनियासिस, कॉजेटिव एजेंट है ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। अब 3 डिजीजेस है जिनका पॉजिटिव एजेंट एक वायरस है, वो है हैग, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनिटल वॉर्ट्स। जेनिटल हार्पिस नहीं, जेनिटल वॉर्ट्स। कैसे याद रखेंगे, वॉर्ट्स है या हार्पिस। वी के बाद डब्ल्यू होते हैं, तो वायरस, वॉर्ट्स, जेनिटल वॉर्ट्स। अब जो बैक्टीरिया है उनके लिए 4 डिजीजेस है। मैं तो रिकमेंड करूंगी आप ये 4 डिजीज याद कीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है G2SC, ये ट्रिक बहुत बार आने वाले हैं बहुत जगहों में एनसीईआरटी में, तो आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। तो गोनोरिया बैक्टीरिया कॉज करते हैं, पॉजिटिव एजेंट है नाइसेरिया गोनोरी। सिफिलिस बैक्टीरिया ट्रिपोनियमा पैलिडम, जेनिटल हार्पिस बैक्टीरिया हार्पिस सिम्प्लेक्स, क्लैमाइडियासिस बैक्टीरिया क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटा। ये जो सारे डिजीजेस है इनमें से सबसे खतरनाक है एड्स, जो कि HIV वायरस कॉज करते हैं। खतरनाक क्यों है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक लाइन लिखा है एड्स के अंदर कि एड्स का प्रिवेंशन है लेकिन कोई क्योर नहीं है। और एड्स में इंसान का इम्यून सिस्टम खराब हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं HIV वायरस। और एक इंसान को अगर हल्की सी जुकाम भी और कोई माइल्ड इन्फेक्शन भी होता है तो उससे भी इंसान का मौत हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो काम नहीं करेगा और ग्रेजुअली इंसान का कंडीशन डिटोरिएट करेगा। अब जितने भी डिजीजेस है उनमें HIV और हेपेटाइटिस बी 4 चीज करने से ट्रांसमिट हो सकते हैं। एक तो इंजेक्शंस के नीडल्स शेयर करने से, ड्रग एडिक्ट्स जो करते हैं आपस में नीडल्स शेयर करते हैं ड्रग्स को अपने सिस्टम में पुश करने के लिए। दूसरा, अगर किसी भी HIV और हेपेटाइटिस बी वाला इंसान का सर्जरी होता है और उन इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से स्टेरिलाइज नहीं किया गया और किसी हेल्दी इंसान का सर्जरी हो गया उन इंस्ट्रूमेंट से, तो ये हेपेटाइटिस बी और HIV ट्रांसमिट हो सकते हैं। फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड अगर होता है किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी में, अगर ट्रांसफ्यूज किया जाते हैं तब भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। और फाइनली इन्फेक्टेड मदर टू फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड से ये जो 2 डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये 21 का क्वेश्चन है कि कैसे वेनेरल डिजीज ट्रांसमिट हो सकते हैं। वेनेरल डिजीज का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये ऑप्शंस भी थे और बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी थे, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। जितने भी एसटीडीज हमने पढ़ा है अभी तक, उनमें से सिर्फ 3 एसटीडीज ऐसे हैं जिनका कोई क्योर नहीं है। उनका प्रिवेंशन तो है लेकिन कोई क्योर नहीं है। और बाकी के जो एसटीडीज है वो अगर टाइमली डिटेक्ट कर पाए हम तो उनका क्योर भी है और प्रिवेंशन भी है। जो इनक्योरेबल एसटीडीज है वो है HIV यानी कि एड्स, HIV इन्फेक्शन,
HIV वायरस का नाम है और एड्स डिजीज का नाम है। देन कम्स जेनिटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि कौन सा STD ऐसा है जो कि इनक्योरेबल है। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनमें से ये भी थे, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। अब जो अदर STDs है, उन 3 STDs के अलावा वो अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो सारे STDs है, इनका कुछ इनिशियल यानी अर्ली सिम्टम्स होते हैं और ये सारे सिम्टम्स सब जेनिटल रीजन में अपीयर होते हैं। जेनिटल रीजन में अगर इचिंग, खुजली होते हैं, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड अगर निकलते हैं, स्लाइट पेन और स्वेलिंग अगर जेनिटल रीजन सूज जाते हैं, तो ये अर्ली सिम्टम्स माना जाते हैं STDs का। लेकिन कभी कभार ये भी देखा गया है कि इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होते हैं वो कई दिनों तक, कई सालों तक इवन एसिम्टोमेटिक रहते हैं, क्योंकि इनका अर्ली सिम्टम्स भी अपीयर नहीं होते, इसके लिए वो अनडिटेक्टेड भी रहते हैं। और अगर किसी का टाइमली डिटेक्शन भी हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सोशल स्टिग्मा है। हमारे सोसाइटीज में बहुत सारी मिसबिलीव्स, मिसकॉन्सेप्शंस है STI को लेके। तो किसी को अगर गलती से भी पता चल गया कि फलाने फलाने इंसान का ट्रीटमेंट चल रहा है STI का, तो उस इंसान के साथ कोई बात नहीं करता, उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, ऑस्ट्रासाइज किया जाते हैं सोसाइटी से। तो NCERT का ये लाइन है कि फैक्टर्स डिटरिंग इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट। डिटरिंग का मतलब है स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग। फैक्टर्स जो कि इन्फेक्टेड पर्सन को टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट पाने से रोक रहे हैं, वो है सोशल स्टिग्मा हो गया एक, और दूसरा अगर सिम्टम्स ही अपीयर ना हो, जैसे कि ये बोला गया है कि फीमेल्स में कई सालों तक ये असिम्टोमेटिक रहते हैं, तो अगर सिम्टम्स भी ना हो तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ, तो ये लेटर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और खतरनाक है ये कॉम्प्लिकेशंस। पहला तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकते हैं, पेल्विस इन्फ्लेमेट होगा, स्वेलिंग होगा उसमें। फिर एबॉर्शन हो सकता है, अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसमें STIs है तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा अभी अभी कि ये जो वेनेरल डिजीज है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, 4 चीजों से ट्रांसमिट होते हैं। उनमें से एक था कि इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। फिर हो गया स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब अगर वो फीटस यूटेरस के अंदर ही मर जाए और फिर उसका बर्थ होते हैं, वो बाहर आते हैं, तो वो मरा हुआ बच्चा बाहर निकलते हैं, तो उसे हम स्टिल बर्थ बोलते हैं। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूटेरस के अलावा और कहीं भी प्रेगनेंसी हो जाए, यूटेरस के बाहर अगर प्रेगनेंसी है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये काफी डेंजरस है मदर के लिए, तो इसके लिए तो एबॉर्शन होता ही है। उसके बाद स्टेराइल हो सकते हैं, इनफर्टाइल भी हो सकते हैं वो इंसान। और लास्टली डेडली डिजीज है कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो आज की डेट में बहुत सारे लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार है। ये कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैंसर क्या है? एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है जो कि टाइम टू टाइम ग्रो कर रहे हैं और टाइम टू टाइम नंबर में भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है। और अगर ये हमारे बॉडी ये कंट्रोल खो देते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते कि सेल कब तक बढ़ेगा, कितने नंबर तक इंक्रीज करेगा, ये कंट्रोल अगर बॉडी खो देते हैं तो वो सेल कहीं से भी ग्रो करने लगते हैं और इसे हम एबनॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं। एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को ही हम कैंसर बोलते हैं। ये जो सारे लेटर कॉम्प्लिकेशंस है, इसको याद करने की कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो उसके लिए उनका अबॉर्शन करना पड़ा,
फिर आप स्टिल बर्थ और इनफर्टिलिटी अलग से याद रखेंगे, और पीआईडी और कैंसर आप अलग से याद रखेंगे। एसटीआई मतलब ये जो वेनरल डिजीज है, ये सोसाइटी के लिए, हेल्दी सोसाइटी के लिए एक मेजर थ्रेट है। क्यों मेजर थ्रेट है भाई? पहले तो इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि अर्ली सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देता। इन्फेक्टेड फीमेल्स काफी दिन तक एसिम्टोमेटिक और अनडिटेक्टेड रहते हैं, और फिर किसी का डिटेक्शन हो भी गया तो उसका जब ट्रीटमेंट चलता है तब सोशल स्टिग्मा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोग उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। और एक रीजन है कि ये जो एसटीडीज है, इनमें से सभी एसटीडीज क्योरेबल नहीं है, तो इसके लिए ये मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए। लेकिन ये वेनेरल डिजीज और इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इन प्रोग्राम्स का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। वो है, पहले तो ये प्रिवेंट करेगा ये एसटीडीज को। कैसे प्रिवेंट करेगा? अवेयरनेस क्रिएट करके। अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेगा? सेक्स एजुकेशन देके स्कूल्स में, पब्लिकली। और अगर किसी को एसटीडी हो भी गया तो उसका अर्ली डिटेक्शन करवाएगा, और डिटेक्शन के बाद तो एक ही चीज बचता है, क्योर। ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू एसटीआई। ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र जिनका है उनका एसटीडीज होगा, जो इंसान ओल्डर है उनका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा रिपोर्टेड इंसिडेंट्स 15 टू 24 ईयर्स में होते हैं, क्योंकि इस एज में एज कम होते हैं और ज्यादा नॉलेज भी नहीं रहता इन सब्जेक्ट पे। लेकिन इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है, इसलिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने हैं तो हम 3 चीज अगर याद रखेंगे तो इसे हम पोटेंशियली ज्यादा हद तक प्रिवेंट कर पाते हैं। वो एक तो है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होना है तो वो नोन पर्सन से होना चाहिए। अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स से इंटरकोर्स अवॉइड करना है। कॉइटस और इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डम्स यूज करना है। एनसीईआरटी में एक लाइन है कॉन्डम्स के पैराग्राफ में कि कॉन्डम्स एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो एक यूजर अपने आप यूज कर सकते हैं, किसी का हेल्प जरूरत नहीं है, तो ये यूजर को प्राइवेसी देते हैं। तो कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस। और तीसरा, किसी को अगर डाउट हुआ कि उनको सिम्टम्स को देख के कि उसको एसटीडीज हुआ है, तो वो तुरंत किसी और का सलाह ना ले और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, ताकि उसका अर्ली डिटेक्शन और कंप्लीट ट्रीटमेंट हो पाए अगर उनका इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ तो। अब नीट 2019 ओडिशा में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से डिजीज है जो डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली और स्पेसिफिकली अफेक्ट नहीं करता। ऑप्शंस में था एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्ट, सिपिलिस और जेनिटल हार्पिस। एड्स जो है वो एक इंसान का इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी लीवर को अफेक्ट करता है, तो करेक्ट आंसर एड्स और हेपेटाइटिस बी है। जेनिटल वॉर्ट्स जेनिटल रीजन में होता है, वॉर्ट्स और बम्प्स जेनिटल रीजन में होता है। सिफिलिस में घाव होते हैं, जेनिटल रीजन में हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है और मुंह में भी हो सकता है, माउथ में भी हो सकता है। लेकिन ये तो जेनिटल रीजन को भी अफेक्ट कर रहा है ना, तो सिफिलिस आंसर नहीं होगा। और जेनिटल हार्पिस में क्या होता है? जेनिटल रीजन में स्कैब्स और अल्सर्स होते हैं। अल्सर्स क्या होते हैं? ओपन वुंड्स जो होते हैं उन्हें हम अल्सर्स बोलते हैं, व्रण जिसे हम बोलते हैं। और स्कैब्स क्या है? जब हमें चोट लगते हैं, वो चोट जब हील करते हैं तो उन चोट जहां पे लगा है वहां पे एक प्रोटेक्टिव ड्राई क्रस्ट जैसा फॉर्मेशन हो जाते हैं, काफी रफ होते हैं वो जगह, तो उसे हम पपरी या स्कैब्स बोल सकते हैं। ड्राई प्रोटेक्टिव क्रस्ट ओवर ओपन वुंड्स। तो हमने
STI पोर्शन पूरा कवर कर चुके हैं। NCERT के हर एक लाइन को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उनके लिए जो ट्रिक्स है वो हम देख चुके हैं और PYQs भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो।